हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की एक और श्रृंखला लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। यह वीडियो दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे एडीओ हो या शिक्षक भर्ती या कोई भी छत्तीसगढ़ व्यापम से संबंधित एग्जाम हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण काल युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बानाबरत, ऑप्शन बी तेंगना, ऑप्शन सी ताला या ऑप्शन डी कांकेर घाटी। तो दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तेंगना। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में पाषाण युगीन कालक्रम में संबंधित स्थल। तो दोस्तों यदि हम बात करें पूर्व पाषाण युगीन, तो इसमें सिंघनपुर जो जिला रायगढ़ में स्थित है, ये उसके संबंधित स्थल है। यदि मध्य पाषाण युगीन कालीन स्थल की बात करें तो दोस्तों हो जाएगा कबरा पहाड़, जो कि जिला रायगढ़ में स्थित है। यदि उत्तर पाषाण युगीन की बात करें दोस्तों, तो उसका जो प्रमुख स्थल हो जाएगा उसको हो जाएगा धनपुर, जिला जो हो जाएगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम नव पाषाण युगीन स्थल की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों अर्जुनी, जो कि जिला दुर्ग में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो कि मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैलाश गुफाएं, ऑप्शन बी कुटुमसर की गुफाएं, ऑप्शन सी सिंघनपुर की गुफाएं या ऑप्शन डी सीता बेंगरा गुफाएं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिंघनपुर की गुफाएं। तो आइए दोस्तों जानते हैं सिंघनपुर की गुफाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों जो सिंघनपुर की गुफाएं हैं जो रायगढ़ जिले में स्थित है, जो पाषाणकालीन छड़ चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है जो चौवा ढाल पहाड़ी की गिरपात पर स्थित है। इसकी खोज दोस्तों 1910 ईस्वी में एंडरसन ने की थी। इन गुफाओं में चित्रित शैल चित्र गेरुए रंग से चित्रित किए गए हैं। वही यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र मैक्सिकन व स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दृश्यमान हैं। साथ ही यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र सर्वाधिक प्राचीन है, अर्थात छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है। तो दोस्तों ये था सिंघनपुर गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी राजनांदगांव या ऑप्शन डी कवर्धा। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजनांदगांव। तो आइए दोस्तों जानते हैं चितवा डोंगरा गुफाओं के बारे में। तो दोस्तों यदि हम चितवा डोंगरी गुफाएं की बात करें तो दोस्तों तो जो पूर्व में दोस्तों ये राजनांदगांव में स्थित है, लेकिन वर्तमान में अब यह मोहल्ला मानपुर चौकी जो जिला है उसमें स्थित है, जो प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा की खोज भगवान शिव बघेल एवं रामेंद्र मिश्र ने किया था। वहीं स्थानीय वेदों के अनुसार यह गुफा डौंडी बलौद के निकट चितवा डोंगरी पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्षणिक दिक, ऑप्शन बी ध्रुव दिक, ऑप्शन सी इंद्र दिक या ऑप्शन डी ब्राह्म दिक। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्षणिक दिक। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जनश्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उनसे संबंधित मान्यताओं का सही संबंध जोड़ी बनाइए। एक तरफ दिया है दोस्तों ऑप्शन ए है दोस्तों लव कुश का जन्म, बी दिया है श्री राम भूदेवी की पूजा, सी दिया है
लोमस ऋषि का आश्रम, या डी दिया है अनु मुनि का आश्रम। दूसरी तरफ दिया है दोस्तों, पहला है सीतामढ़ी, दूसरा है राजिम, तीसरा है रामाराम, चौथा है तुतुरिया। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो हमारा लव कुश का जन्म स्थान हो जाएगा तुतुरिया। श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा ये हो जाएगा सीतामढ़ी। लोमेश ऋषि का आश्रम, सॉरी दोस्तों, जो श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा है वो हो जाएगा दोस्तों रामाराम, और लोमेश ऋषि का आश्रम ये हो जाएगा दोस्तों राजिम, और जो अत्रि मुनि का आश्रम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सीतामढ़ी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 2160 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2260 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2000 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 2060 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2260 किलोमीटर। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि राम वन गमन पथ क्या है। तो दोस्तों राम वन गमन पथ जो है जिसकी घोषणा 22 नवंबर 2019 को की गई थी, जिसका शुभारंभ 7 से 9 अक्टूबर 2021 से किया गया। प्रथम चरण में जो चयनित स्थल थे दोस्तों वो 9 थे, और द्वितीय चरण में चयनित स्थल हो गए हैं 42। इसकी कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो है 2260 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के कितने स्थलों से गुजरेंगे दोस्तों? तो हो जाएगा 75 स्थलों से गुजरेंगे। इसके आधार की बात करें दोस्तों तो है मधुलाल यदु जो दंडकारण्य रामायण है, और जो डॉक्टर हेमू यदु और छत्तीसगढ़ के पर्यटन में राम वन गमन पथ। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसे आप जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी सिरपुर, या ऑप्शन डी रायपुर। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिरपुर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोंगा पाल किसके लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विष्णु मंदिर, ऑप्शन बी शिव मंदिर, ऑप्शन सी बौद्ध विहार, या ऑप्शन डी किला। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध विहार। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं जो भोंगा पाल के भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा एवं प्राचीन स्मारक मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री उपसंगवारहर पार्श्व तीर्थ स्थल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी सूरजपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, या ऑप्शन डी बस्तर। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्ग। तो दोस्तों जो दुर्ग की नगपुरा ग्राम में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, यह मंदिर प्राकृतिक दृश्यों से मध्य शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष नगपुरा महोत्सव का आयोजन होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य से सम्मिलित था। दूसरा, सरगुजा क्षेत्र की सीता बिंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तीसरा, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है केवल एक सही, ऑप्शन बी 1 और 2 सही, ऑप्शन सी 2 और 3 सही, या ऑप्शन डी 1 और 3 सही, या ऑप्शन बी 1, 2, 3 सही। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हमारा पहला और दूसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन इसलिए सत्य हो जाता है क्योंकि इसकी पुष्टि अशोक कलिंग अभिलेख से नहीं हुई थी। तो आइए दोस्तों इसके बारे में आप कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों जो प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है वो मौर्य साम्राज्य से सम्मिलित था, जबकि मध्य भाग तक कलिंग विजयनगर के पश्चात मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। इसकी पुष्टि अशोक के कलिंग अभिलेख से नहीं होती है। जनश्रुति के अनुसार अशोक जब कलिंग विजय के लिए अग्रसर था तो वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से गुजरा था, जिसका प्रमाण जोगीमारा की गुफा में स्थित शिलालेख, जिसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मणी है, के साथ है। देवदत्त और सुतुना की प्रणय गाथा का उल्लेख है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य के अधीन था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे जरूर देखिएगा।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी रामगढ़ या ऑप्शन डी बैलाडीला। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाए तो हो जाएगा ऑप्शन सी रामगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की रामगढ़ जो कि सरगुजा में स्थित है की पहाड़ी में स्थित सीताबोंगला गुफा में प्राचीन थिएटर के साक्ष्य मिले हैं जो कि मौर्य काल से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दम उर्दरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गाय दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबरा पहाड़, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी गुंजी ग्राम शक्ति या ऑप्शन डी बैकुंठपुर। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाए तो हो जाएगा ऑप्शन सी गुंजी ग्राम शक्ति। तो दोस्तों जो गुंजी शिलालेख है उसमें 7 वाहन वंशियों के संबंधित है जो कि राजाओं वरदत्त श्री की अभिलेख है। इस अभिलेख में 7 वाहन शासक वरदत्त श्री द्वारा अपनी आयु वृद्धि के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान देने का उल्लेख मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुल पुत्रक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन अभियंता या मुख्य स्त्री, ऑप्शन बी महाराज, ऑप्शन सी कुल का पुत्र या ऑप्शन डी दीवान। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाए तो हो जाएगा ऑप्शन है अभियंता या मुख्य मिस्त्री। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेदश्री, ऑप्शन बी पुंडुमा, ऑप्शन सी अपिलक या ऑप्शन डी सिमुक। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाए तो हो जाएगा ऑप्शन डी सिमुक। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पचहरी, ऑप्शन बी अकलतरा, ऑप्शन सी सिरपुर या ऑप्शन डी बाना बरत। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाए तो हो जाएगा ऑप्शन डी बाना बरत। तो दोस्तों बाना बरत जो कि दुर्ग में है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कच्छ, वृद्धहत एवं कांचगुप्त के सिक्के मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजिम लोचन मंदिर राजिम से संबंधित में लिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसे नलवंशी शासक ने बनवाया। इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है। यह पंचायत शैली का मंदिर है। आपको बताना है ऊपर में से कौन से विकल्प सही है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 2 3 4 या ऑप्शन डी 1 2 3। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाए तो हो जाएगा ऑप्शन है, जो हमारा दूसरा और चौथा कथन सत्य है और जो हमारा पहला और तीसरा कथन असत्य है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जो नलवंशी राजा जो है विलासतुंग ने 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य राजिम में राजिम लोचन मंदिर का निर्माण कराया है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर जो है पंचायत शैली से निर्मित है। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था। नलवंशी राजा विलासतुंग ने राजिम अभिलेख 700 से 740 ईस्वी उत्कीर्ण करवाया जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत है, जिसने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अध्ययन को भी प्रमाणित किया है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में राजश्री तुल्य राजवंश का शासन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14वीं से 16वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 11वीं से 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 7वीं से 9वीं शताब्दी या ऑप्शन डी 34वीं से 6वीं शताब्दी। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाए तो हो जाएगा ऑप्शन डी 34वीं से 6वीं शताब्दी। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं जो राजतुल्य कुल वंश है उसकी जो राजधानी थी दोस्तों उस आरंग रायपुर में थी। इसके संस्थापक थे सूर्य या सुरा। प्रमुख शासक की बात करें दोस्तों तो एक थे सूर्य, दूसरा दायित प्रथम, तीसरा विभीषण, चौथा भीमसेन प्रथम, पांचवा दायिक द्वितीय और छठवां थे भीमसेन द्वितीय। स्रोत की बात करें दोस्तों तो भीमसेन द्वितीय द्वारा उत्कीर्ण
आरंग ताम्रपत्र लेख से हमें इस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। और यह राजवंश जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश था जिसका शासनकाल 34 से 6वीं शताब्दी तक रहा। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो राजसी तुल्य कुलवंश से संबंधित हैं, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गामस कोसली ब्रह्माणी लिपि उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है मल्हार, ऑप्शन बी संबलपुर, ऑप्शन सी आरंग या ऑप्शन डी रतनपुर। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मल्हार। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरबपुरी राजवंश की राज मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? आपके ऑप्शन ए शंख चक्र, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी गतलक्ष्मी या ऑप्शन डी सूर्य चंद्र। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गतलक्ष्मी। तो आइए दोस्तों जानते हैं, जो सरबपुरी वंश की जो राज मुद्राओं में गजलक्ष्मी का अंकन चिन्ह मिलता है, यह चिन्ह इसके समस्त अधिकार पत्रों की मुहर पर लगाया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं, जो सरबपुरी वंश के जो संस्थापक थे वो थे सरबराज थे, जिसका उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। और जो इसकी राजधानी थी वो क्या थी? पहला सरबपुर थी जिसमें शासक सरबराज थे, प्रसन्नपुर था जिसके शासक प्रसन्नमाता थे, जिसकी राजधानी सिरपुर थी जब उसके राजा प्रवर्षराज प्रथम थे। तो दोस्तों कुछ सरबपुरी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहाँ से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है। आपके ऑप्शन है भोरमदेव, ऑप्शन बी चेतुरगढ़, ऑप्शन सी तालागढ़ या ऑप्शन डी कबीरधाम। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तालागांव। तो यह दोस्तों जानते हैं, जो मनियारी नदी के तट पर स्थित देवरानी जेठानी मंदिर है जिसे अमेरिका पर तालागांव बिलासपुर में है, ये रुद्र शिव की प्रतिमा है जिसका निर्माण 11 जीवों की आकृति से किया गया है। देवरानी जेठानी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। देवरानी जेठानी मंदिर 5 से 6वीं शताब्दी में सरबपुरी रानियों द्वारा बनवाया गया था। यह छत्तीसगढ़ सबसे प्राचीन मंदिर है जो कि नागर शैली लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कूर को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है दोस्तों सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2। सूची 1 है दोस्तों, पहला है हर्षवर्धन, दूसरा है प्रवर्षराज प्रथम, तीसरा है विलासतुंग और चौथा है भीमसेन। यदि हम सूची 2 की बात करें तो ए है राजस्तुल्य, बी है नलवंश, सी है सरबपुरी वंश, चौथा है पांडुवंश। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो हर्षवर्धन हो जाएगा पांडुवंश, जो प्रवर्षराज है दोस्तों वो हो जाएगा सरबपुरी, और जो विलासतुंग है दोस्तों हो जाएगा नलवंश, और जो भीमसेन हो जाएगा दोस्तों राजस्य तुल्य वंश। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य शैल वंश का शासन था। इसके निम्नलिखित शासक थे, पहला पृथ्वीवर्धन, दूसरा जयवर्धन, तीसरा राज्यवर्धन, चौथा श्रीवर्धन। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 2, 4 या ऑप्शन डी 1, 3, 4। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा सत्य है। तो ये जान लेते हैं दोस्तों शैल वंश के बारे में। तो इसका जो शासन काल था दोस्तों 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य था। इसकी वंश की बात करें तो सब सूर्यवंशी थे। क्षेत्र की बात करें तो दुर्ग क्षेत्र में थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिली दोस्तों? तो दुर्ग और बालाघाट के सरहरी ग्राम के रंगोली प्राप्त ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। यदि प्रमुख शासक की बात करें तो उसके संस्थापक थे श्रीवर्धन, और श्री पृथ्वीवर्धन जो थे श्रीवर्धन के पुत्र थे, जयवर्धन जो श्रीवर्धन के पौत्र थे। निर्माण काल की बात करें तो दोस्तों इसका श्रीवर्धन ने एक सूर्य मंदिर 7वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। समाकालीन की बात करें तो दोस्तों तो वो थे सरबपुरी वंश। विशेष की बात करें दोस्तों तो संभवतः इस वंश के उत्तराधिकारी न होने के कारण इस वंश का पतन हो गया। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि शैल वंश से संबंधित है। आप इसे जरूर पढ़िएगा और इसे याद रखिएगा।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिरपुर के पांडु वंश में महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी शैव या ऑप्शन डी जैन। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाए तो हो जाएगा ऑप्शन सी शैव। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी जान लेते हैं। सिरपुर के पांडु वंश के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु महाशिवगुप्त बालाजी जो क्या थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन में एक धर्म सहिष्णुता शासक थे, जिन्होंने शासनकाल के सभी धर्मों में स्वतंत्रतापूर्वक विकास किया है। जैसे भगवान विष्णु के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किया। दूसरा, चीनी यात्री हुए सांग की 639वीं ईस्वी में सिरपुर की यात्रा हुई। गद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। चौथा, सिरपुर की अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खरौद के लखेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जाजल्यदेव, ऑप्शन बी शानदेव, ऑप्शन सी तखत सिंह या ऑप्शन डी महाशिवगुप्त। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन बी ईशान देव। तो आइए दोस्तों जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ के खरौद जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है कि जो लखेश्वर या लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण जो है पांडु वंश की शासक इंद्रबल के शासनकाल में इसके तीसरे पुत्र ईशान देव के द्वारा करवाया गया था। वही खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। ज्ञात है कि कवि ईशान पांडु वंश का राजकवि था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेख एवं संबंधित शासकों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अभिलेख दिए गए हैं दोस्तों, दूसरी तरफ शासक। तो पहला दिया है दोस्तों अभिलेख में कुरुंग ताम्रपत्र, बी सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख, सी बारसूर अभिलेख, डी दिया है दोस्तों कोटगढ़ शिलालेख। यदि शासकों की बात करें दोस्तों, पहला दिया है शिवगुप्त बालार्जुन, दूसरा जगदेव भूषण, तीसरा है नरेंद्र, चौथा है पृथ्वीदेव द्वितीय। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो कुरुंग ताम्रपत्र है वो हो जाएगा नरेंद्र, जो सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख हो जाएगा दोस्तों शिवगुप्त, जो बारसूर शिलालेख है दोस्तों हो जाएगा जगदेव भूषण, और जो कोटगढ़ शिलालेख हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा पृथ्वी द्वितीय। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कवि नारायण, ऑप्शन बी कवि ईशान, ऑप्शन सी कवि तेज बाधव या ऑप्शन डी कवि रेवारा। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन बी कवि ईशान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र वन्नी नामक स्थान से प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है मैकल का पांडु वंश, ऑप्शन बी सरबपुरी वंश, ऑप्शन सी कलचुरी वंश या ऑप्शन डी बाण वंश। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन ए मैकल का पांडु वंश। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पांडु राजाओं को कार्यकाल की अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। पहला है महाशिव तीरोदेव, दूसरा है नंददेव प्रथम, तीसरा है इंद्रबल, चौथा है वर्षगुप्त। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो पहले आ जाएगा दोस्तों हो जाएगा इंद्रबल, दूसरे में आ जाएगा दोस्तों नंददेव प्रथम, तीसरे में आ जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन और चौथा अंतिम आ जाएगा दोस्तों महाशिव तीरोदेव। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खरौद के लंकेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशी शिलालेख में इंद्रवत तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन अनंदेव, ऑप्शन बी शानदेव, ऑप्शन सी तीरथदेव या ऑप्शन डी महाशिवगुप्त। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तीवरदेव। तो दोस्तों जो खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है, यह मंदिर 1.25 लाख चावल चढ़ाने के कारण लाखा चावल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने कराया।
वही खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित मंदिरों से संबंधित वंश को सुमेलित करना है। एक तरफ दोस्तों मंदिर दिए गए हैं, दूसरी तरफ वंश दिए गए हैं। तो मंदिर दिए हैं दोस्तों, ए देवरानी जेठानी मंदिर ताला, बी मड़वा मठ, सी खरौद मंदिर, डी सिद्धेश्वर मंदिर पलानी। दूसरी तरफ दोस्तों वंश दिए गए हैं, पहला है कलचुरी वंश, दूसरा फड़िकनाग वंश, तीसरा सरपुरी वंश और चौथा है पांडु वंश। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो देवरानी जेठानी मंदिर ताला है वो हो जाएगा सरपुरी वंश, जो मड़वा महल है दोस्तों वो हो जाएगा फड़िकनाग वंश, जो खरौद मंदिर है दोस्तों हो जाएगा कलचुरी वंश, और जो सिद्धेश्वर मंदिर पल्लारे हो दोस्तों हो जाएगा पांडु वंश। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराज नूर शिलालेख किस शासक का है? आपके ऑप्शन है यताति शिवगुप्त, ऑप्शन बी महाभवगुप्त चतुर्थ, ऑप्शन सी जनमेद या ऑप्शन डी इंद्ररथ। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए यताति शिवगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौशल एवं उत्कल के शासन जो 1040 से 1065 करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्धोत केसरी किस वंश का शासक था? आपके ऑप्शन है गंगवंश, ऑप्शन बी नल वंश, ऑप्शन सी तुल्यकुल वंश या ऑप्शन डी सोमवंश। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन डी सोमवंश। तो ये दोस्तों जानते हैं जो कौशल एवं उत्कल क्षेत्र में शासनकाल जो कि 1040 से 1065 तक था करने वाले भगवान महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी सोमनाथ कलिंग का सोमवंश के शासक थे। उन्होंने कौशल और उत्कल दोनों के क्षेत्र में शासन किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है राजतुल्य, ऑप्शन बी सोमवंश, ऑप्शन सी बाणवंश या ऑप्शन डी नलवंश। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाणवंश। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।